नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के नाम से भी जानते हैं। हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण हैं, ये क्यों होता है, क्या इसका इंसिडेंस है, कितना ज्यादा ये पाया जाता है, क्या इसका कोर्स है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए शुरू करते हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें मेल का पैटर्न जो है वो और ज़्यादा कॉमनली मिलता है। हम अक्सर देखते हैं 50 साल की उम्र के लगभग बहुत सारे पेशेंट्स में, लगभग बहुत सारे पुरुषों में काफ़ी हेयर लॉस हो चुका होता है और उनका स्कैल्प आगे से पूरी तरह दिखता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या कारण है। इनका कारण जो है, ये दो तरह से मेन इनका कारण है। एक तो जेनेटिक, अगर आपके वंशानुगत में ये पैटर्न देखा जाता है, अगर आपकी फीमेल्स के लिए, अगर उनकी मदर्स में या उनकी नानी दादी में ये पैटर्न देखा जाता है तो हो सकता है आगे आगे उनको भी मिले। और मेल्स में भी अगर आपके बड़ों में ये पैटर्न देखा जाता है तो हो सकता है उनमें भी मिले। तो एक कारण तो हुआ जेनेटिक और दूसरा कारण है हार्मोनल। हार्मोन्स में स्पेशली जो मेल हार्मोन्स हैं जिन्हें हम एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं, उनमें अगर इम्बैलेंस होता है तो मेल पैटर्न जो बैल्डनेस है या जो गंजापन है ये हमें बहुत आसानी से दिखता है, बहुत ज़्यादा लोगों में दिखता है। अगर इंसिडेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लगभग ये ज़्यादातर जो है लोगों में टीन एज में, मतलब लेट टीन एज में स्टार्ट हो जाता है और या फिर अडल्ट एज में, अर्ली अडल्टहुड में ये स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा देखा जाता है, अगर हम मेल्स की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि 50 साल की उम्र तक लगभग 50% लोगों में ये दिखने लगता है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये थोड़ा लेट होता है, थोड़ा सा कम स्पेसिफिक होता है और लगभग 65 साल की उम्र तक 50% फीमेल्स में ये पैटर्न आ जाता है। लेकिन फीमेल में ये माइल्डली रूप से प्रेजेंट रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फीमेल में गंजापन दिखने लगे या उनमें जो है आपको स्कैल्प दिखने लगे। तो पुरुषों में जो है ये ज्यादा गंभीर रूप से होता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कोर्स के बारे में कि पुरुषों में ये कैसे स्टार्ट होता है या फीमेल्स में कैसे स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बाल जो है, पूरे स्कैल्प के बाल थिन होने लगे। अक्सर 20 साल की उम्र या उसके बाद मेरे पास मेल और फीमेल दोनों आते हैं कि हमारे बाल जो हैं काफी थिन हो रहे हैं। ये एक तरह की निशानी होती है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की स्टार्ट हो रही है। वहीं पर अगर हम अपने बालों को न्यूट्रिशन देकर, अगर हम केमिकल से बचाकर इसे रोक दें तो बहुत अच्छा रहता है। फीमेल्स में ये ज्यादातर थिनिंग होती है और थोड़ी थोड़ी गैपिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। कई बार यहाँ पर इस जगह पर फीमेल्स में गैप आने लगता है, मतलब जो फीमेल का फोरहेड है वो यहाँ से थोड़ा खाली खाली होने लगता है। औरतों में ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप से नहीं देखा जाता। अगर बात पुरुषों की करें तो उनमें भी 20 साल की उम्र के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो है वो बालों में थिनिंग, यानी कि बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे हेयर फॉल बढ़ता है और फिर इसमें एक स्पेशल तरह का पैटर्न नोट किया जाता है। पुरुषों में हेयर लॉस कितना हो रहा है इसे नापने के लिए नॉरवुड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नॉरवुड स्केल में कुछ स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहली स्टेज है जब हेयर लाइन थोड़ी पीछे को ट्रेवल करने लगती है और साइड में भी आप देखो तो ऐसे ट्रेवल होने लगता है। ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में देखते हैं कि ये जो हेयर लाइन पीछे जा रही थी ये थोड़ी और पीछे चली जाती है और इस तरह से साइड से भी गैपिंग दिखने लगती है। अगर स्टेज 3 की बात करें तो आगे चंद्रमा के आकार का दिख जाता है और साइड से भी ये इसी तरह दिखने लगता है। थर्ड स्टेज को एक के बाद एक जो नई स्टेज है उसका नाम थर्ड स्टेज वर्टेक्स है। इसमें क्या होता है, ये चंद्रमा का शेप का तो रहता ही है और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऊपर से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो यहाँ भी दिखता है और यहाँ से भी दिखता है। नेक्स्ट स्टेज जो फोर्थ स्टेज है, इसमें ये जो स्टार्ट हुआ था बैल्डनेस पैटर्न, यहाँ पे ये यहाँ आकर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो किनारे एकदम पतले थे वो धीरे धीरे चौड़े होते जा रहे हैं और ये इस तरह से साइड से दिखता है। फिफ्थ स्टेज में ये और बड़ा हो जाता है, ये लगभग पूरा हिस्सा ऐसे कट जाता है
ये देखिए यहाँ पर पूरा आ जाता है और बीच में थोड़ा सा रह जाता है। इसे हम नॉरवुड स्केल के हिसाब से स्टेज 5 बुलाते हैं। स्टेज 6 में क्या होता है कि ये कट जाता है और ये पूरा आपस में मिल जाता है और ये छोटा सा पार्ट जो यहाँ पर हेयर का रह जाता है पूरे स्कैल्प में यही रह जाता है आगे की तरफ, और साइड में ये इस तरह से हॉर्स शू पैटर्न में दिखता है। और 7 स्टेज तक आते आते जो यहाँ थोड़ा सा हेयर होता है वो भी चला जाता है। पूरा पैटर्न जो है वो इस तरह से दिखता है, पूरा स्कैल्प दिखता है और साइड में ये हॉर्स शू शेप में आप कह सकते हैं कि बाल रह जाते हैं। तो इस तरह से नॉरवुड स्केल की हेल्प से हम स्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी स्टेज पहचानते हो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में भी इसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो बहुत कॉमनली मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल जो है वो 2 से 5% तक पुरुषों के लिए और 2% तक फीमेल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, मिनॉक्सिडिल जो है वो हाइपरटेंशन की दवाई थी। तो पहले जब हाइपरटेंशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था, मतलब बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो ऐसा नोटिस किया जाता था कि जो लोग मिनॉक्सिडिल का सेवन करते हैं तो उनकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। उसके बाद से ही मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस या हेयर ग्रोथ के लिए किया जाने लगा, और ऐसी स्टडीज सामने आई कि ये हेयर को रीग्रोथ में डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ये हमारे हार्ट पर भी असर करता है, तो इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। जो दूसरी कॉमन मेडिसिन या जो दूसरा कॉमन सॉल्ट एलोपैथी में यूज किया जाता है उसका नाम है फिनर्टिराइड। इसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। ऑल्दो ये आपके हेयर रूट्स को प्रमोट करता है और न्यू हेयर लाने के लिए डेफिनेटली इफेक्टिव है, बट इसका इस्तेमाल करने के बाद भी बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो हमें सोच समझकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो है ये एक्चुअली हमारे हॉर्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। हमारा हार्मोन जो मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो DHT में कन्वर्ट होता है। DHT जो है ये हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो सॉल्ट है ये DHT ब्लॉकर होता है, ये DHT को नहीं बनने देता, टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो ये हमारे हार्मोन्स के साथ जो है इंटरफेयर करता है, उस वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट्स की बात करें, सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें, तो आजकल बहुत सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कॉमन है हेयर ट्रांसप्लांट, उसमें आपका हेयर को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और एक और कॉमन मेथड जो सर्जिकली यूज करते हैं उसका नाम है स्कैल्प रिडक्शन। हमारे स्कैल्प में से जिस एरिया में हेयर रूट नहीं है उसे निकाल देते हैं और जहां हेयर रूट है उसे स्ट्रेच करके दूर तक लाकर स्टिच कर दिया जाता है। इन दोनों ट्रीटमेंट में ही किसी में रिजल्ट मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते। कोई इनका जो सक्सेस रेट है उसको सही रूप से कह पाना मुश्किल है, और जो रिजल्ट्स मिलते भी हैं तो थोड़े टाइम बाद फिर से वही कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियों का बताया गया है, जैसे भृंगराज, आंवला, रीठा, ब्रह्मी। आयुर्वेदा में इसका बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। इसके लिए बहुत सारे लेप, ऑयल्स की व्याख्या की गई है, बहुत सारी दवाइयां खाने के लिए बताई गई हैं। आयुर्वेद में बताया है कि ये जो दोषों का इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं और बैल्डनेस यानी गंजापन देखा जाता है, और उसमें भी मेनली पित्त दोष प्रकोपित होने से ऐसा होता है। तो हमें अपनी बॉडी में पित्त शमन कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर ऐसी दवाई का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर में दोषों को बैलेंस करे। और इसके अलावा हेयर रूट्स को प्रमोट करने की बहुत सारी जड़ी बूटियां खाने के लिए और लगाने के लिए बताई गई हैं, जिनके मिश्रण से बहुत सारे तेल और खाने की दवाइयां बनाई जाती हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन जड़ी बूटियों के बारे में डिटेल में बताया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में नस्य की भी बहुत इंपॉर्टेंस बताई है। अगर आपका हेयर फॉल है, अगर आपको बैल्डनेस है या किसी भी किस्म का एलोपेशिया है तो नस्य से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नस्य के ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप जरूर देख सकते हैं। और साथ ही साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन से भी इसमें फायदा मिलता है, तो हम ऐसी दवाइयां भी इसमें शामिल करते हैं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करे। इस तरह से अगर हम सूझबूझ के इसका ट्रीटमेंट देते हैं तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जरूर मिलें और अपनी समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक कर लें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।